हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हम लोगों के चैनल स्टडी सीआरक्यू में। ठीक है, हमेशा आपका स्वागत रहता है, हमेशा स्वागत रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग 5000 प्लस का जो बुक है एडुटेरिया का, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी पहला सेट, दूसरा सेट, ये दोनों डाल चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरे सेट को। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। बताइए लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस। अगर बात करें सहायक संधि, पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं सहायक संधि का। जैसे सहायक संधि की अगर शुरुआत की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले 1798 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। गवर्नर जनरल था बंगाल का उस टाइम, लॉर्ड वेलेस्ली, और उसके द्वारा सहायक संधि इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ही शुरू नहीं किया था, उसके पहले भी मतलब एक गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले सहायक संधि को, और वो कोई ब्रिटिशर नहीं था। ये सोचने वाली बात है, वो एक फ्रेंच था। ठीक है, फ्रेंच गवर्नर था, उसका नाम था डुप्ले। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था और वो भी चाहता था कि फ्रांस के राज्य का विस्तार हो देश में। तो उसके द्वारा भी सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसके जैसा नहीं किया गया था। ये जो है सब्सिडरी अलायंस को बहुत ज़्यादा मतलब मॉडिफाई करके और भारत के क्षेत्रों पर लागू किया था। तो आइए ऑप्शन के बारे में चलते हैं हम लोग कि आखिर सहायक संधि के मतलब क्या क्या विशेषताएं थी। पहला है ऑप्शन कि देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। तो ये बिल्कुल सही है। उस टाइम जो सहायक संधि वो इंट्रोड्यूस किया था उसमें पहला नियम यही था कि मान लीजिए कि आपका राज्य हो और आप सहायक संधि को स्वीकार कर लिए, तो उसका सबसे पहला मतलब ये था कि ब्रिटिश का एक सेना आपके अंदर, राज्य के अंदर रखना होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यहां बात कर रहा है आंतरिक शासन का, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो लोग, उन लोगों का क्या था, जैसे एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे वो लोग सहायक संधि के अंतर्गत। उसके बाद क्या करते थे कि जितना भी मान लीजिए आपके राज्य का फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। ये दूसरा नियम रहता था। और तीसरा रहता था कि वो जो कंपनी का सेना आप अपने यहाँ रखे हैं उसका वेतन आपके राज्य के द्वारा देना पड़ता था। यही 3 ठो सब्सिडरी अलायंस का केस था। लेकिन उन लोगों का इंटरनल मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। मान लीजिए कि मैसूर राज्य एक्सेप्ट किया था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस को, तो इसका मतलब अंग्रेजों को ये बिल्कुल नहीं था कि वो उनके इंटरनल मैटर में टांग अड़ाएंगे। उनका बस इतना ही था कि विदेश नीति उन लोगों के हाथ में चला जाता था, ब्रिटिशर्स के हाथ में। उसके बाद एक रेजिमेंट रखना पड़ता था और उसका खर्चा देना पड़ता था। ठीक है, आगे हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी चूंकि ये क्वेश्चन आंसर वाइज है तो इतना ही बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है भाई, तो वो है देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ये उसकी विशेषता नहीं थी। कौन कौन सी थी, तो ब्रिटिश रेजिमेंट रखता था सब, उसका वेतन देता था सब, और क्या करता था सब, तो और उन लोगों का फॉरेन पॉलिसी खत्म कर देता था सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कौन से समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, तो उसका नाम था भारत मिहिर। क्या नाम था? भारत मिहिर। ये जो भारत मिहिर नाम का समाचार पत्र था उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। अगर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तो ये क्यों लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था जैसे उस टाइम अखबारों का प्रचलन हो गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी अखबारों की अगर बात करें तो वो गिने चुने ही अखबार थे, टोटल करीब 20 ही अखबार रहे होंगे अंग्रेजी। लेकिन अगर उस समय के क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज के अखबार का अगर बात करें तो वो करीब 200 पार थे रीजनल लैंग्वेज वाले। तो अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को आखिर दिक्कत क्या होता था, तो दिक्कत ये होता था कि जो रीजनल लैंग्वेज के लोग, जो रीजनल लैंग्वेज में मतलब पत्र में छापते थे, समाचार पत्र में, वो चीज सरकार नहीं समझ पाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके आड़ में वो लोग क्या किया करते थे कि भड़काने का काम करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स के हिसाब से सोचेंगे तो भड़काने का ही काम होता था। तो क्या किया सब कि इस चीज पर रोक लगाने के लिए एक एक्ट लाया सब, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इस प्रेस एक्ट में क्या था
कि बहुत ज्यादा जितने भी क्षेत्रीय पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनको दबा दिया गया था। ठीक है, अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ था 1878 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1878 में लागू हुआ था। और उस समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। उस समय वायसराय कौन थी? लॉर्ड लिटन। हाँ, वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। और इसको खत्म भी कर दिया गया था बहुत जल्द ही, 1881 में ही इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो खत्म किया गया था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू, लॉर्ड रिपन के द्वारा खत्म। अब इसका प्रभाव ऐसा था, जब जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था तो उस टाइम अमृत बाजार नाम से एक पत्रिका आया करता था। वो रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज करके और इंग्लिश में कर लिया था, ताकि उस पर मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग नहीं जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था कि समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, तो वो था भारत मिहिर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित अथवा संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस एक समाचार पत्र था, उसका नाम था इंडिपेंडेंस। ये किसके द्वारा प्रकाशित अथवा संपादित किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, इंडिपेंडेंस नाम का समाचार पत्र किसके द्वारा किया गया था भाई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक था? बाल हत्या प्रथा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बना था यहाँ पर, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी पर उन लोगों का शासन हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, इस टाइप अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। तो बताइए कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंसी था जहां पर बाल हत्या बहुत कॉमन था, बाल हत्या बहुत ज्यादा होता था? तो वो होता था बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या सबसे अधिक हुआ करता था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र, तो ये संबंधित है मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। किसके द्वारा? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, ये मतलब मुस्लिमों के एक देवबंदी नेता थे। देवबंदी एक कम्युनिटी है मतलब मुस्लिमों में। ठीक है, अब ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र आखिर था क्या? अगर बात करें रेशमी रुमाल षड्यंत्र के बारे में, तो ये था कि जैसे भारत को आजाद करने के लिए, ये घटना है 1913 से 1920 के बीच का। ठीक है, पहली बात तो अब आपको पता होगा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे। ठीक है, अब जिसमें अगर कांग्रेस का बात किया जाए तो उसमें एक नरम दल था, एक गरम दल था। ठीक है, इसी तरह जो मुस्लिम थे, देवबंदी थे, वो भी अपने लेवल पर भारत की आजादी के लिए काम करते थे। उसमें एक थे मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र के तहत ये होता था कि जितने भी जैसे तुर्की देश है, ईरान देश है, अफगानिस्तान देश है, ठीक है, जर्मनी, ये सब देशों का सहायता लेके वो चाहते थे कि भारत को आजाद कर दें। ठीक है, तो उन लोगों का एक कोड वर्ड हुआ करता था, और वो कोड वर्ड रेशम का जो मतलब होता है धागा, ठीक है, रेशम के धागे से बने हुए रुमाल के अंदर वो कोड पहुंचाया जाता था। तो इसी कारण ये जो मतलब षड्यंत्र हुआ था उसको रेशमी रुमाल षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यही है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। कोई दिक्कत? मौलवी उबैदुल्ला सिंधु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव आखिर किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पता है आपको कि कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन था 1920 अगस्त में शुरू हुआ था। 1920 में। तो ये जो पारित हुआ था ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है कि यह एक बंद तंत्र होता है, बंद तंत्र, एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो बिल्कुल नहीं, ये एक क्लोज सिस्टम नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक क्लोज सिस्टम नहीं होता है। आगे है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इकोसिस्टम में अपना उत्पादकता होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है
और यह एक कार्यशील इकाई होता है। ठीक है, ये 3 तो सही है। और गलत कौन सा है कि यह एक बंद तंत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ठीक है, ऑप्शन है सुंदरवन, थार, लद्दाख या पश्चिमी घाट। तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो ये है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के दक्षिण भारत को देखें, प्रायद्वीपीय भारत को, तो अगर पूरब की तरफ देखें तो एक पूर्वी घाट पर्वतमाला है और पश्चिमी की तरफ देखें तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर होता है, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पश्चिमी, तो वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है वहां पर, इसीलिए उसको जैविक हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है भाई? वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन से चक्र के संचालन में सौर विकिरण की भूमिका प्रमुख होती है? ऑप्शन है कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र चलाने में। किसमें? जल चक्र। जल चक्र चलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सौर विकिरण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी थी? शुरुआत में जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था तो उस टाइम इसमें महिलाओं को कोई अनुमति नहीं दिया गया था इसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ठीक है, बौद्ध धर्म में महिलाएं भी इंट्रोड्यूस हुई। वैसे महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो वो नहीं चाहते थे कि इसमें महिलाओं का निवास हो, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे ही महिलाओं का निवास होगा बौद्ध धर्म भंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो विनाश के कगार पर आ जाएगा, यही एक्चुअली में मतलब था। तो गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी अथवा स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी वैशाली के अंदर। कहां पर? वैशाली के अंदर। ठीक है, बिहार में वैशाली जिला है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति। हाँ, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति भी किया गया था वैशाली के ही अंदर। ठीक है, तो भिक्षुणी अथवा स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली के अंदर दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अब दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझना है। दैनिक तापांतर ये होता है कि मान लीजिए अभी दिन है, दिन में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है, और रात है, रात में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस नीचे है। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको दैनिक तापांतर बोला जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए कि दिन में 30 डिग्री सेल्सियस ताप हो, ठीक है, और रात में 20 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो दैनिक तापांतर कितना है इसका? 10 डिग्री सेल्सियस। यही इसके कहने का मतलब है। तो ये कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाट में, अंडमान द्वीप में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या लद्दाख के अंदर? तो वो पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू की अधिकता होती है, और बालू का एक विशेष गुण है, ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अब जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके दैनिक तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो मतलब उपसौर आखिर क्या है, यही ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, पृथ्वी पर दिन रात तो बराबर नहीं होता है इस दिन। दूसरा ऑप्शन कि इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है? ना, बिल्कुल गलत है भाई, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन नहीं होता है। अगला है कि इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो हाँ, सही है, ये बिल्कुल सही है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, अब आइए, जो पृथ्वी होता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये आपको पता है, लेकिन वो गोलाकार चक्कर नहीं लगाता है, एकदम गोल आकार में चक्कर नहीं लगाता है। उसका पैच जो होता है परवलयाकार होता है। परवलयाकार कैसा? परवल के आकार का। ठीक है, परवलयाकार होता है।
तो एक ऐसा टाइम होता है कि जब चक्कर लगाते लगाते सूरज के सबसे नजदीक पृथ्वी आ जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो सबसे दूर चला जाता है। तो जब सबसे पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के बीच की दूरी जब सबसे कम होता है तो उस दिन उपसौर बोला जाता है, और ये घटना 3 जनवरी को होता है। लेकिन जब सबसे दूर दूरी होता है तो उसको अपसौर बोला जाता है, यानी कि पेरीहेलियन बोला जाता है, और वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अब उपसौर एपीहेलियन, अपसौर पेरीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन 3 जनवरी को होता है और पेरीहेलियन 4 जुलाई को। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगें होती हैं जो सबसे विनाशकारी होती हैं? अधिक विनाशकारी। हाँ, तो उसमें पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए लोग। एल तरंगे। तो एल तरंगे जो होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती हैं। 3 तरह की तरंगे हैं, एक प्राइमरी तरंगे होती हैं पी तरंगे, उसके बाद सेकेंडरी तरंगे होती है एस तरंगे, और एक होती है एल तरंगे। तो एल तरंग जो होता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। अब जो एल तरंग है, एल तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया था? बताइए लोग। तो वो किया गया था HD लव के द्वारा। किसके द्वारा? HD लव। क्या नाम था उसका? HD लव उसका नाम था। इसीलिए इसको, हाँ, इसीलिए इसको लव तरंगे भी बोला जाता है। लव वेव्स। क्या बोला जाता है इसको? लव वेव्स। लव वेव्स मतलब वो वाला नहीं, आंखों वाला मटक्का नहीं। ठीक है, लव वेव्स किससे संबंधित है भाई? भूकंपीय तरंगों, एल तरंगों। ठीक है, अगर बात करें पी तरंगे, तो पी तरंगों का प्राइमरी तरंग जो होता है उसका जो वेग होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 8 किलोमीटर पर सेकंड। इस तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो एल तरंगे होती है उसका वेग होता है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ये बताइए कि पी तरंग का वेग तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी क्यों नहीं है? है कि नहीं? तो वो इस कारण कि जैसे किसी को आप झापड़ मारिए, आप फट से मार के हटा दीजिए, ठीक है, और किसी को झापड़ मारिए एकदम चपका के, कुछ देर तक, ठीक है, तो उसका असर कुछ देर तक रहेगा। जो जितना ही भूकंप के क्षेत्र में जो जितना ही कम यदि स्पीड का अगर आएगा तरंग तो वो ज्यादा हानिकारक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच है? नहीं, गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है, भारत चीन के बीच नहीं है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला बताइए। डुरंड लाइन, डुरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है? गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। कहां पर? डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला है मैगी नॉट लाइन, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगी नॉट लाइन बिल्कुल सही है, फ्रांस और, हाँ, मैगी नॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है, मैगी नॉट लाइन कहां पर है? फ्रांस और जर्मनी। अगला है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, ये फ्रांस और बेल्जियम के बीच है। गलत है, बिल्कुल गलत है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैगी नॉट लाइन किसके किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नॉट, और जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में बताना है। ठीक है, अब आइए। हिमालय पहला ऑप्शन है, रॉकी, आल्प्स या एंडीज, कौन सा सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो वो है एंडीज। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है? एंडीज पर्वतमाला है, और ये कहां पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। अब ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। किधर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। आज सबसे नीचे के छोर से एकदम पूरे दक्षिण अमेरिका के ऊपरी छोर तक एकदम किनारे किनारे जाता है। ठीक है, एंडीज। हाँ, एंडीज पर्वतमाला। माउंट एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कोई दिक्कत? माउंट एकांकागुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा किस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था?
राज्य में दे थे। हाँ। राज्य में दे थे। 1919 में मॉन्टेगू तो ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो 1919 में ही, ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 1919 में। हाँ, 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। कोई दिक्कत? 1919। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का जो हम लोग के गठन हुआ था वो किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन या हंटर कमीशन? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हम लोग के अपने संविधान सभा का गठन हुआ था, ये सबको पता है। ये हुआ था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 24 मार्च 24 मार्च 1946 को आया था। और इसका काम क्या था कि हम लोग के अपने संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, हाँ। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? कैबिनेट मिशन कब आया था पहले ये बताइए लोग। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। Yes. अब अंतरिम सरकार का गठन का घोषणा कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अगस्त 1946 को। कब? 24 अगस्त 1946। 24 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन और 24 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 24 अगस्त दोनों डेट है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। गठन हुआ था अगस्त हाँ। में, आया था आपका मार्च में। हाँ, 24 मार्च 1946 को आया और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 24 अगस्त 1946। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा लोग कि कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही है। हम पहला कथन बोलते हैं कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। सही है। राष्ट्रपति शासन लागू ही होता है इसलिए ताकि वहां के विधानसभा को भंग कर दिया जाए, मतलब विधानमंडल को भंग कर दिया जाए। ठीक है, और वहां पर संसद जो है, मतलब केंद्र जो है वो कानून बनाए। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति शासन खत्म भी हो जाए तो उसके बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून हट नहीं जाता, प्रभावी रहता है। ठीक है, क्या कि मान लीजिए कि जब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा तो फिर से विधानसभा गठन भी तो करना पड़ेगा है, तो उसमें तो उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक तो संसद का कानून रहबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है, कोई दिक्कत? दोनों सही। हाँ, आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल 54। 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है जिसमें संघ की चर्चा किया गया है। उसमें भी 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा है। ठीक है, तो आर्टिकल 54 में क्या है भाई? राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की हम बात करें तो बताइए लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति के राज्यसभा, लोकसभा और तो मनोनीत सदस्य। बता रहे हैं हम। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य, ये तीनों लेते हैं। लेकिन इसमें केस क्या है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो इलेक्टेड लोग होते हैं वही बस भाग लेते हैं ना। हाँ, चुने हुए जो इलेक्टेड चुने हुए होते हैं बस वही भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते हैं। जो मतलब कि किए गए रहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए रहते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। इलेक्टेड ही बस भाग लेते हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा, लोकसभा, हाँ, राज्यसभा और लोकसभा के नामित सदस्य, हाँ, विधानसभा के और विधानसभा के सभी सदस्य। विधानसभा सभी सदस्य कहने का मतलब जो चुनाव लड़के आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? मतलब आरबीआई से रिलेटेड टर्म कौन कौन सा है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अब वैधानिक तरलता अनुपात, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो वो होता है एसएलआर। कौन सा होता है? एसएलआर। तो ये तो है, बिल्कुल सही है। यस। अगला है नगद आरक्षित अनुपात। इसको इंग्लिश में बोले तो ये होता है सीआरआर।
यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये भी ये भी बैंकिंग टर्म से संबंधित है। यस। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी मतलब बैंकिंग से ही रिलेटेड टर्म है। तो ये तीनों सही है कि वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि जिसे स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है, इसको SLR को, ठीक है। और एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई दिक्कत? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये तीनों मतलब मात्रात्मक उपकरण हैं RBI की मौद्रिक नीति के, ठीक है। यानी तीनों सही है। हाँ, तीनों सही है। चलिए आगे बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है आसान कृषि ऋण, अगला है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और अगला है किसानों को प्रशिक्षण देना। तो इसमें सही है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसको? खाद्य प्रसंस्करण को, यानी कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। और ये जो लॉन्च भी किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये लॉन्च किया गया है अगस्त 2017 में, ठीक है। अगस्त 2017। हाँ, अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री संपदा योजना। हाँ, अब ये करंट न्यूज में क्यों है? तो 2022 में, पहले 2017 में इसका कुछ लक्ष्य रखा गया था कि इस साल तक हमें इस लक्ष्य को पूरा कर लेना है, लेकिन 2022 में उस लक्ष्य को और आगे बढ़ा दिया गया है, इसी कारण ये न्यूज में है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च भी किया गया है, ठीक है। ओके। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति, ठीक है, कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? कौन सी समिति FRBM यदि अधिनियम से संबंधित है? और ये FRBM अधिनियम क्या होता है? पहले तो इसका आंसर बता देते हैं कि NK सिंह समिति। कौन सी समिति? NK सिंह समिति। FRBM अधिनियम से कौन संबंधित है? कौन सी समिति? NK सिंह समिति। NK सिंह समिति। अब ये जो FRBM है, इसका जिसे फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एंड बजट ठीक है? मैनेजमेंट एक्ट। ये जो मतलब लॉन्च किया गया था FRBM, ये लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2003 को। कब? 26 अगस्त 2003। 26 अगस्त 2003 को लॉन्च किया गया था और ये किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा, ठीक है। यशवंत सिन्हा, हाँ, यशवंत सिन्हा इसको इंट्रोड्यूस किए थे। और ये FRBM पॉलिसी अधिनियम क्यों लाया गया था? तो उस टाइम का जो मौद्रिक नीति था या उस टाइम का जो अर्थव्यवस्था था, उसके सुधार के लिए FRBM पॉलिसी लाया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? किस समिति के सिफारिश पर आया था ये? NK सिंह समिति। यशवंत सिन्हा ये वो जो हाँ, उपराष्ट्रपति पद के लिए अब की बार लड़े थे यशवंत सिन्हा, जो हार गए। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कौन ऐसा संस्थान है जो MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग? ना। गलत। नाबार्ड? बिल्कुल गलत। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही है, कृषि लागत एवं मूल्य, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक है, मतलब ये ऐसा संस्थान है जो MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, ठीक है। अब आइए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको CACP भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CACP। अगर CACP के फुल फॉर्म का बात करें तो वो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। चलिए, तो MSP के बारे में कौन सिफारिश करता है भाई? CACP, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? सीताध्यक्ष, सीता अध्यक्ष। हाँ, सीता अध्यक्ष, इसको संधि विच्छेद करके नहीं बोलना है, संधि जोड़ के। सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष
सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? हाँ। तो वो था भूमि कर विभाग से। किससे? भूमि कर विभाग से। भूमि कर विभाग, ठीक है। लैंड टैक्स, किससे? लैंड टैक्स। ठीक है, लैंड टैक्स से इसका मतलब संबंध था। क्या नाम था इसका? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, इसका संबंध किससे था भाई? लैंड रेवेन्यू से, लैंड टैक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस किताब में मिलता है? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का, किसका? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास। अब बताइए, पहला ऑप्शन है किताब उल रेहला, नहीं तो नहीं, गलत गलत है। किताब उल हिंद, ये भी गलत है। तुगलकनामा, तुगलक ये भी गलत है। अगला है राज तरंगिणी, बिल्कुल सही है। राज तरंगिणी में क्या मिलता है? तो कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। अब ये राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो कलहन के द्वारा लिखा गया था 1148-50 में, ठीक है। कब? 1148-50 में। हाँ, ये जो कलहन थे ये लोहार राजवंश से रिलेटेड थे। उस टाइम का एक राजवंश हुआ करता था लोहार राजवंश, उससे रिलेटेड थे। उनका नाम था कलहन, ठीक है। कलहन के द्वारा एक बुक लिखा गया था राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सिजदा एवं फैबोस, इन प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? सिजदा एवं फैबोस, बताइए। इल्तुतमिश था वो? ना। महमूद गजनी, बिल्कुल नहीं। अकबर, बिल्कुल नहीं। बलबन, कौन था? बलबन। सिजदा एवं फैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। बलबन। अब ये हाँ ब्लड मतलब लॉ एवं रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये सिजदा एवं फैबोस क्या था? अब सिजदा एवं फैबोस का अगर बात करें तो उसके दरबार में अगर कोई आता तो वो सर झुकाकर, जैसे हुजूरे आला करते नहीं आता था सब पहले, तो उसको सिजदा। अब फैबोस ये सब होता है कि जैसे पैर को चूमना, हाँ, मतलब सुल्तान के पैर को चूमना, ठीक है, आज झुकते हुए आना, ठीक है। ये मतलब झुकते हुए आना। हाँ, आप फैबोस मतलब पैर को चूमना, ये सिजदा एवं फैबोस था। बताइए, इतना था सब साला, ये इन लोगों का पैर चूमा जाए, मारते इसको। चलिए, तो सिजदा एवं फैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। इसका पूरा नाम था बहाउद्दीन बलबन। क्या नाम था? बहाउद्दीन बलबन था। इसके अगर काल का बात किया जाए तो ये 1265 से 87 के बीच था। कब? 1265 से 1287। और दिल्ली सल्तनत पर इसका शासन था। गुलाम राजवंश से ये संबंधित था। और इलवरी तुर्क था। ये कौन था? इलवरी तुर्क। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बलबन तुर्क था। हाँ, इलवरी तुर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उतबी कौन था? उतबी, हाँ, एक इतिहासकार। हाँ, तो उतबी एक इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार था। हाँ, उतबी एक इतिहासकार था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको पता करना है। यानी गलत है। हाँ, गलत है। कौन सा गलत है? पहला कथन है कि शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शेर शाह ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा था और वो किसके खिलाफ लड़ा था? अकबर के पप्पा के खिलाफ। किसके खिलाफ? क्या नाम था उनका? हुमायूं। मतलब कि शेर शाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध, जिसमें शेर शाह के द्वारा इनको खत्म मतलब हरा दिया गया था, खत्म नहीं किया गया था, पराजित किया गया था। ऐसा पराजित किया गया था कि हुमायूं को मतलब भागना पड़ा था नदी पार करके, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज के अंदर। कहाँ पर? कन्नौज के अंदर। चलिए अगला है कि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। तो ये बिल्कुल सही है, 1/3 भाग। हाँ, उसका जो टैक्स था वो 1/3 लेता था। कितना? 1/3। यानी कि आप अपने उपज का 33.33% दे दीजिए, ठीक है। अगला है कि शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ब्लंडर है, गलतियां नहीं है। काहे कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? अपना बिहार के अंदर सासाराम में। कहाँ पर? बिहार के अंदर सासाराम के अंदर है। अगला है कि शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। कहा जाता है कि गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? शेर शाह सूरी के द्वारा। और सन की डंडी, इसका भी प्रयोग
शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। Yes. और ये मतलब जमीन के नाप तौल से संबंधित था। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखा गया था? अमुक्त माल्यदा कौन लिखा था? तो अमुक्त माल्यदा जो था ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था अमुक्त माल्यदा। ये तो साउथ के कौन राजा? हाँ, ये इनका शासन जो था विजयनगर साम्राज्य पर था। विजयनगर वर्तमान कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है, हम्पी में इनका शासन हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था इनका। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य स्थापना कब? अब बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में, तो वो 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में, ठीक है, मतलब स्थापना किया गया था। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, और उस टाइम हाँ, हसन गंगू के द्वारा। छोड़ो, तो उस टाइम जो मतलब कि शासक हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, ठीक है, किस वंश की स्थापना किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कृष्णदेव राय उसके एक महान राजा हुआ करते थे। कृष्णदेव राय। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ते हैं जैसे कि मुगल वंश या दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं, तो उसमें गुलाम वंश आता है, लोधी वंश आता है, खिलजी वंश आता है, अलग अलग वंश आता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य हुआ था उसका भी अलग अलग वंश था। जैसे सालू वंश था, तुलु वंश था, मतलब ऐसे अलग अलग वंश था। तो कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे तुलु वंश। किससे? तुलु वंश। तुलु वंश से संबंधित थे, और ये तुलु के तीसरे राजा थे। ठीक है, तुलु के तीसरे राजा थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। 1509 से 1529 ईस्वी तक था। अगर बात करें कृष्णदेव राय के बारे में, तो कृष्णदेव राय के समकालीन जो मुगल सम्राट थे वो बाबर थे। कौन? बाबर थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के, हाँ, कृष्णदेव राय के समकालीन बाबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे अधिक समय तक शासन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बकलोल लोदी यानी कि बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी, अगला है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें सबसे ज्यादा शासन कौन किया था? तो वो किया था बकलोल लोदी। कौन किया था? बहलोल लोदी। हाँ, बहलोल लोदी। इसका कार्यकाल कितना? हाँ, कार्यकाल के बारे में देख लीजिएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा मतलब कि शासन किया था। कौन किया था? हाँ, सर्वाधिक समय तक कौन शासन किया था? मुगलों का। हाँ, ये लोधी वंश का संस्थापक था, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। नाम क्या था? बकलोल लोधी। ठीक है, सर्वाधिक समय तक वंश कौन सा वंश राज किया था? सर्वाधिक समय तक शायद थी वो दूसरा वंश कौन सा आया था? तुगलक वंश। शायद तुगलक कि ना खिज्र खान किसका? सैयद वंश किया था। शायद है तुगलक वंश। अच्छा, इन्हीं दोनों में से कोई किया होगा, ये देख लिया जाएगा। अगर आपको पता हो तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक, कमेंट करके बताइएगा लोग। वैसे सबसे कम खिलजी वंश। हाँ, खिलजी वंश बहुत कम किया था। वो तो हमें याद है 1290 से 1320 से 1414। हाँ, ये किया था तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश था। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, उसमें कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन या डीएनए? सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पदार्थ केंद्रक में सबसे अधिक पाया जाता है भाई? प्रोटीन पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो आपको पता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ संपन्न होती है? तो वो होता है ग्रेना के अंदर। कहाँ पर? ग्रेना के अंदर। हाँ, ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती हैं। ठीक है, क्या नाम है? ग्रेना के अंदर। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइटस क्या होता है? हेलोफाइटस क्या होता है? तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, वे पौधे
जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइटस। हेलोफाइटस बोला जाता है, ठीक है। हेलोफाइटस। हाँ, वे पौधे जो लवण युक्त मिट्टी में उगते हैं, सॉल्टेड मिट्टी में जो उगते हैं, उनको क्या बोला जाता है भाई? हेलोफाइटस। हेलोफाइटस। चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि वे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? अरे हाँ, तो उनको बोला जाता है जीरोफाइटस। क्या बोला जाता है? जीरोफाइटस। जीरोफाइटस उनको बोला जाता है जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं। जैसे मरुस्थल उधर। हाँ, और जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइटस। जीरो जो फाइटस होता है उसमें कांटा पाया जाता है। हाँ, कांटेदार होते हैं वो। हाँ। उनका जो मतलब ऊपर वाला सिरा होता है वो भी कांटेदार होता है और कांटा भी बहुत रेगिस्तानी होता में है। होता है। रेगिस्तानी पौधा। और ये बहुत कांटेदार इसलिए होते हैं ताकि क्योंकि उन लोगों को पानी का कम मात्रा मतलब प्राप्त होता है। एगो ठीक है। ये भी होता है दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे, दलदली क्षेत्र में भी उगने वाले बहुत सारे पौधों की बहुत सारी प्रजाति है। पत्थर पर उगने वाले क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स। कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एक HIV किया जाता है। तो PCR, CD4, रीपा या एलिसा, कौन कौन सा? एलिसा। तो बस एलिसा सब कोई जानता है, लेकिन कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है रियलिटी में? तो PCR टेस्ट भी किया जाता है। PCR। हाँ, CD4 भी टेस्ट किया जाता है। कौन कौन सा? CD4। PCR, CD4 CD4 और एलिसा, ये 3 टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन? यानी PCR, PCR, CD4 CD4 और एलिसा। और एलिसा टेस्ट, ये तीनों टेस्ट किए जाते हैं। कोई दिक्कत? एड्स के लिए, टेस्ट। हाँ, एड्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? PCR, CD4 और एलिसा। जैसे हम लोग पंकज भैया जाएंगे एड्स के लिए तो कौन कौन सा इनका टेस्ट होगा भाई? तो एलिसा। PCR टेस्ट होगा इनका, फिर एलिसा। CD4 टेस्ट होगा इनका और एलिसा टेस्ट होगा। एलिसा। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग उसके रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? किस किस वर्ग में, ठीक है, उसका अपना एंटीबॉडी नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। A, B, O या AB? तो AB जो होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। हाँ, AB में कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीजन अलग चीज है, एंटीबॉडी अलग चीज है। अच्छा, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं। एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है? AB ग्रुप। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए जो AB होता है वो किसी को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बस AB वाले को ही कर सकता है। कोई दिक्कत? नहीं। तो किस रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? AB में। AB में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि ट्रिपल वैक्सीन DPT इसमें से कौन सा एक नहीं है? DPT का टीका लगता है बचपन में, ये आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पीलिया और टिटनेस। DPT के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? पीलिया। पीलिया नहीं आता है। DPT के टीका का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस और T से टिटनेस। ठीक है, ये बहुत सोचने वाला बात है DPT का, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आएगा गलत मार दीजिएगा। ठीक है, काली खांसी को पर्टूटिस। हाँ, काली खांसी को ही पर्ट्यूटिस बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। तो इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? कितने? तो इसके आवेश ऑप्शन बता रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के या 2 पॉजिट्रॉन के। तो इसका जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर? 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन के इसके आवेश के बराबर होता है, यानी कि 2+। अगर अल्फा कण का बात करें, अल्फा पार्टिकल्स का, तो इसे ही अल्फा रे भी बोला जाता है, अल्फा कण को ही। ठीक है, अल्फा रे। इसमें होता क्या क्या है? तो 2 ठो प्रोटॉन होता है और 2 ठो न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब इसमें सोचने वाला बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 2 ठो प्रोटॉन और 2 ठो न्यूट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए कि यही दोनों मिलके, ठीक है, किसी भी मतलब परमाणु के परमाणु भार का संगठन करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा ही परमाणु भार मतलब होता है। तो अब बताइए कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो बताइए लोग कि मान लीजिए किसी तत्व से अगर एक अल्फा कण हम लोग अलग कर देते हैं तो क्या क्या उसमें चेंज आएगा? अगर किसी तत्व से अगर मान लीजिए कि हम एक अल्फा कण हटा दें तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा? अब चूंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है तो उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 AMU की कमी होगी। किसमें? परमाणु द्रव्यमान में। परमाणु द्रव्यमान में 4 AMU की कमी क्यों होगा? क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का ये बना होता है।
तो जब एक परमाणु से एक अल्फा कण हटाएंगे तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कितनी कमी होगी? 4 की कमी। अब बताइए कि परमाणु संख्या जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को परमाणु संख्या बोला जाता है। तो अब बताइए कि अगर किसी तत्व से अगर हम एक अल्फा कण को बाहर निकालते हैं तो उसके परमाणु संख्या में कितनी की कमी होगी? अब चूंकि 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं इसीलिए इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, ठीक है, 2 की कमी। अगर इसको कंबाइंड करके हम बात करें तो अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण हम लोग निकालते हैं तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। परमाणु संख्या में 2 की कमी, हाँ, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। और ये हम रीजन भी बता दिए क्यों। यस, ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरे। तो न्यूटन के द्वितीय गति का जो नियम होता है उससे बल का व्यंजक जो F बराबर ma आप देखते हैं वो प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, F बराबर ma। पहले से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है, दूसरे से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma, और तीसरे से बल की प्रकृति पता चलती है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर और विपरीत, ठीक है। तो न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है भाई? दूसरे से, द्वितीय नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों को बताना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये जो है ये उपधातु है, और जब ताप बढ़ता है तो इसके प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक किस तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, यूरेनियम, ऑक्सीजन या पोलोनियम? किससे सर्वाधिक? तो सबसे अधिक इन चारों तत्वों में पोलोनियम का होता है। किसका? पोलोनियम का। पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 होता है, 84 210 यानी कि परमाणु द्रव्यमान 210। तो पोलोनियम 84 210 के अलावा इसके 10 और भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है, 10 अदर समस्थानिक होते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से, ठीक है, तो ये जलाना इन द सेंस क्या है? आखिर जलाना मतलब क्या? जलाने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने को जलाना बोलता है सब। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर क्या होता है भाई? तो पानी बन जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होता है? 2H2 प्लस O2 ये बराबर होता है 2H2O के, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा भाई? पानी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफाइट का छोटा रूप। हाँ, तो ग्रेफीन जो होता है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हाँ, कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। कोई दिक्कत? कार्बन के 3 गो प्रूफ। हाँ, कौन? ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा। कार्बन। तो ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है। फ्लोरीन में होता है। फ्लोरीन, हाँ, कार्बन का ही संरचना होता है C6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस जो होता है वो 14 जून को मनाया जाता है। कब? 14 जून। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? रक्तदान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का मतलब शुभारंभ हुआ था 1863 के अंदर। कब? 1863। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था जो पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन का काम करता था, ठीक है। 8 मई 1863 को, इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अब बताइए, जिसे सुमेलित करने वाला है, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब देते जाना है, ठीक है। बताइए लोग कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्लाज्मा अनुसंधान तो वो है पणजी के अंदर। कहाँ पर?
पणजी के अंदर, गोवा के अंदर है, गोवा की राजधानी है पणजी। Yes. तो वहां पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? समुद्र विज्ञान। हाँ, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है राष्ट्रीय, अगर सॉरी गलती हो गया। वो तो बोले हाँ, थे प्लाज्मा माफ कीजिएगा। अनुसंधान जानते हैं गुजरात? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर कहाँ पर? गुजरात। गांधीनगर। हाँ, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर के अंदर है। दूसरा है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये है पणजी। तो ये पणजी के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान कहाँ पर है? पणजी। पणजी के अंदर है। अगला बताइए लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है मैसूर के अंदर। कहाँ पर? मैसूर के अंदर। मैसूर के अंदर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। Yes. चलिए अगला पूछते हैं। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? मौसम विज्ञान संस्थान तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है। ठीक है। चलिए प्लाज्मा वाला कहाँ पर है? प्लाज्मा गांधीनगर। समुद्री विज्ञान पणजी। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र। तो पंचरात्र का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। किससे? वैष्णव धर्म। हाँ, वैष्णव धर्म से पंचरात्र का संबंध है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैष्णव धर्म से। पता है इस पंचरात्र का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी चर्चा किया गया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना सतपथ, उसमें पंचरात्र का मतलब चर्चा किया गया है। और ये पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है भाई? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म। चलिए अगला आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय जिसको नोबेल दिया गया है वो कौन है? तो उसका नाम है वेंकट रमन रामकृष्णन। क्या नाम है? वेंकट रमन रामकृष्णन एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी ठीक है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनको कब दिया गया था नोबेल? 2009। ठीक है, कब दिया गया था? 2009 में। 2009 के अंदर दिया गया था। अब क्यों दिया गया था? तो ये दिया गया था जैसे कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, तो अब राइबोसोम की कार्य प्रणाली एवं उसके संरचना की खोज के लिए इनको दिया गया था नोबेल। कोई दिक्कत? किस लिए दिया गया था? राइबोसोम। हाँ, तो उसका केमिस्ट्रिकल मतलब दिए थे कार्य प्रणाली। तो राइबोसोम की कार्य प्रणाली एवं संरचना की खोज के लिए दिया गया था किनको? वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप वो किस राज्य की रहने वाली निवासी है? तो वो है बिहार। कहाँ की? बिहार की वो निवासी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के फतेहाबाद में ये रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिवांगी सिंह कहाँ की है भाई? बिहार के मुजफ्फरपुर के फतेहाबाद। चलिए ठीक है, आज का मामला यहाँ खत्म होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, बाय बाय। जय हिंद। जय हिंद।